बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अहम खबरें और चंद इंतहाई अहम सवालात। कोर कमांडर्स इजलास में दो धड़ों की कहानी क्या है, यह आपके सामने रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इमरान खान की सियासत के लिए आइंदा 20 दिन क्यों अहम है। प्रो अमरीका या प्रो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का फैसला क्या होने वाला है। मेजर जनरल फैसल के बाद एक और ऑफिसर के बारे में खान साहब ने क्या इंकिशाफ किया। न्यूट्रल एम्पायर के बगैर कप्तान क्या अहम सियासी फैसला करने वाले हैं। इमरान खान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, यह फैसला किया गया है एक ताकतवर ग्रुप की तरफ से। और व्यूअर्स, इमरान खान पर कातलाना हमले की असल वजह क्या सामने आई, शहबाज शरीफ को लंदन क्यों तलब किया गया और मरियम ने क्या हदायत जारी की हैं, और आखिर में अशर शरीफ की कुछ तस्वीरें एक टेलीविजन चैनल पर नशर की गई। इन तस्वीरों को लीक करने के पीछे कौन से किरदार हैं और कौन से जालिम हैं, ये कहानी भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि लोग आज भी बात करने से डरते हैं, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को राह रास्त पर लाने के लिए गोली खा ली, मगर हकीकत पूरी कौम के सामने रख दी। हकीकत बड़ी वाज़ेह है कि एस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा अमरीकी साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत उल्टाने के खिलाफ था और बहुत सारी आवाजें भी उठी। ये इंतहाई अहम नुक्ता है, याद रखिएगा। आईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह इतराफ किया कि जब साइफर आया तो कामरा में इमरान खान को आर्मी चीफ ने इससे आगाह किया, जिस पर खान साहब ये कहते हैं कि छोड़ें, इस तरह के जो साइफर है ना वो आते रहते हैं। लेकिन बाद में जब उन्होंने जाकर इस साइफर को पढ़ा तो वाकई ही ये एक खतरनाक साइफर था। अगर साइफर खतरनाक ना होता तो आर्मी चीफ को कामरा जहां फौजियों की एक तकरीब हो रही थी वहां इमरान खान को खतरे से आगाह करने की जरूरत क्या थी। बालिजा खान साहब ने वापस जाकर इसको देखा और फिर इसका इतराफ भी जो है वो करते नजर आए, और फिर जो साइफर की कहानी थी पूरी दुनिया के सामने रखी और साइफर के जरिए किस तरह हुकूमत उल्टाई गई इस साजिश को भी बेनकाब किया। मगर बालिजा जब गैर मुल्की ताकत का दबाव बढ़ने लगा तो एस्टेब्लिशमेंट इस साइफर के बारे में बयानिए बदलने लगी। मगर अब खान साहब डट चुके हैं और उन्होंने वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान की कौम कोई गुलाम नहीं है कि बाहर से कोई बैठकर हमारे कौमी तशख़्ख़ुस को और हमारी सालमियत को चैलेंज करे। विर्ड साइफर से पहले पाकिस्तान में बसात लपेटने की साजिश का आगाज हो चुका था, यानी साइफर से पहले ही रजीम चेंज की कहानी जो शुरू हो चुकी है। पहले खान साहब को आईएसआई चीफ तब्दील करने के लिए दबाव डाला गया। जब उन्होंने इनकार किया तो फिर आपने देखा कि खान साहब को मजबूर किया जाता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अशारों में ये बताते रहे कि एक पेज जो है वो फट चुका है। अमरीकी साजिश के तहत होने लगा जो मामलात थे, जो फैसले थे, वो आपके सामने हैं। इस मुल्क को गुलामी से निजात कैसे दिलानी है, खान साहब ने इस बात का फैसला किया। इस मरहले में सोर्सेज ये बताते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के एक धड़े ने अमरीकी डिक्टेशन के खिलाफ मुख्तलिफ इजलासों में आवाज बुलंद की है और अभी भी कर रहे हैं। अब इसलिए खान साहब बार बार इशारों में ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि आर्मी चीफ ऐसा हो जिसकी पाकिस्तानी मफाद को तहफ़्फ़ुज़ देने की वफादारी यकीनी हो, वरना दूसरी सूरत में हमने इलेक्शन जीत भी लिए, यानी पाकिस्तान की हुकूमत खान साहब बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं, और दूसरी तरफ आपकी प्रो एस्टेब्लिशमेंट यानी अमेरिका नवाज एस्टेब्लिशमेंट होगी तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आइंदा के जो 29 नवंबर से पहले, यानी आज से आइंदा 20 जो दिन है, ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। और व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि इस दौरान खान साहब ये कह चुके कि इदारे के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उन्हें पहले से खतरात जो हैं उनके बारे में आगाह कर देते हैं कि साजिश कहाँ कहाँ हो रही है और इसके किरदार कौन से हैं। ज़रा के मुताबिक जो एस्टेब्लिशमेंट पावर में है इसे दूसरा धड़ा आगाह कर रहा है कि अवामी लीडर को दीवार से ना लगाया जाए, यह पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है। जराये के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अगरचे मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, लेकिन यह बात भी बहुत ही अहम है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुल्क की सियासी सूरत हाल का भी एक जायजा लिया गया है। खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बयानात का जायजा लिया गया, और फिर इसके अलावा व्यूअर्स आपको बताते चलें कि इदारे के अंदर मौजूदा पॉलिसियों और आईएसपीआर की जो आईएसआई चीफ के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें भी बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं कि हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि आईएसआई चीफ जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इसकी बुनियादी वजह भी जानने की कोशिश की गई। यह भी जायजा लिया गया कि अहम तैनाती के हवाले से
खान साहब के क्या खदशात हो सकते हैं और फिर इन खदशात से निपटना कैसे है और इसके सद्देबाब के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे। अब व्यूअर्स, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर दो धड़े मौजूद हैं। एक धड़े की खान साहब को सपोर्ट हासिल है और वो अपनी गाहे बगाहे इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात पूछते हुए नज़र भी आते हैं, जिसके हवाले से यकीनन इत्मीनान में लेना फ़ौज की आला कमान जो जितने भी कोर कमांडर्स हैं ये एक बुनियादी जिम्मेदारी बन जाती है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि खान साहब ने आज एक स्टेटमेंट जारी की है और ये एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट है, ऐसे वक्त में आई जब उनके खिलाफ FIR जो हमला होता है उसकी FIR तो दर्ज की गई, लेकिन इसमें 3 नामों को शामिल नहीं किया गया। खान साहब ने नाम लेने से गुरेज नहीं किया, डरे नहीं, पीछे नहीं हटे, बल्कि पूरी कौम को बता दिया कि इसमें शहबाज शरीफ मुलव्विस था, राना सनाउल्लाह मुलव्विस था और इसके साथ साथ फौज का एक अफसर मेजर जनरल फैसल नसीर भी इसमें शामिल हैं। और अब खान साहब ने अपनी एक ट्वीट के जरिए एक और इंकशाफ किया है। खान साहब ये कहते हैं कि मुझे अपने खिलाफ कत्ल के मंसूबे का तकरीबन 2 माह पहले इल्म हो चुका था। मैंने 24 सितंबर को रहीम यार खान और 7 अक्टूबर को मियांवाली के अवामी इज्तिमा में इसका पर्दा भी चाक किया। वजीराबाद में की जाने वाली कत्ल की कोशिश स्क्रिप्ट के ऐन मुताबिक थी। व्यूअर्स, स्क्रिप्ट ड्रामे का लिखा जाता है, स्क्रिप्ट फिल्म का लिखा जाता है और फिर स्क्रिप्ट तैयार जब हो जाता है तो उसके बाद किरदारों को तलाश किया जाता है। कौन सा शख्स जो अदाकार है किस किरदार को निभाएगा, उसकी एबिलिटीज़ और एक्टिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके मुताबिक उसको रोल जो है वो दे दिया जाता है। यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखा गया और फिर जो डायरेक्टर साहब पीछे बैठे हुए थे ना, वो उसको देख रहे थे कि क्या जिस तरह हमने स्क्रिप्ट लिखा है उस पर उसी तरह अमल दरामद भी होता है कि नहीं होता, उस तरह का सीन जो है वो अक्सबंद किया जाता है कि नहीं किया जाता। खान साहब ने अपने कत्ल के हवाले से 2 दफ़ा ये बयान पाकिस्तान की आवाम के सामने दिया, इज्तिमा में ये बात की कि मजहब के नाम पर उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जाएगी, हमलावर लोग होंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अंदर से बाहर जा रही थी और फिर पाकिस्तान की आवाम को बार बार खान साहब ये बता रहे थे कि कोई मजहबी जुनूनी आएगा और उन पर हमला करेगा। ये इतना हुस्न इत्तफाक नहीं हो सकता कि यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखा गया, खान साहब 2 दफ़ा जलसों के अंदर ये बात करते हैं, उसके बाद उन पर जो हमला होता है, तोते की तरह ये शख्स अपनी रुदात सुना रहा है, अपना मुद्दा सबके सामने रख रहा है जिसे रिलीज़ किया गया और फिर उसके बाद जो बात सामने आती है वो मजहबी जुनूनी की इसे करार देकर जो पाकिस्तान के इदारे हैं ना, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो आगे बढ़ती हैं और फिर इसी के ऊपर FIR को दर्ज कर लिया जाता है। यानी इसके अलावा खान साहब का जो मौक़िफ़ था, जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए, उसे शामिल नहीं किया जाता। अच्छा, अब किरदार भी आ गए, स्क्रिप्ट भी हो गया। फिर खान साहब की जो दूसरी ट्वीट है ये बड़ी अहम है। खान साहब ये कहते हैं कि मैं इस दूसरे अफसर का नाम भी मंजर-ए-आम पर लाऊंगा जो दिन 12 बजे से शाम 5 बजे तक कंट्रोल रूम में मेजर जनरल फैसल नसीर के हमरा कत्ल के मंसूबे पर अमल दरामद की निगरानी करता था। अभी देखें इतने हार्ड कोर फैक्ट्स जो है ना खान साहब के पास किस तरह आ रहे हैं। एक कमरा है जहाँ से पूरी सिचुएशन को देखा जा रहा है, अगर ऐसा ही है, फिर उसके बाद उस कमरे में जितने लोग मौजूद हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाती है, बल्कि जो टाइम है उसका भी बयान कर दिया गया कि असल टाइम क्या था। यानी ये खेल जो है 5 घंटे जारी रहा और 5 घंटे तक कंफर्मेशन लेने की कोशिश की गई कि क्या हो रहा है। अब देखें इतनी इंफॉर्मेशन आपको कोई घर का जो अंदर का बंदा है ना वही बता सकता है। और ये जो धड़ेबाजी हमें नज़र आ रही है, हमने जिसका मैंने आपके सामने जो हाल अहवाल रखा कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस हैं, फ़ौज के अंदर भी कुछ लोग हैं जो बार बार फ़ौज का यानी कुछ लोगों का अपना जो मौक़िफ़ है वो सवालात की शक्ल में आगे बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। यानी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बार बार किया जा रहा है। एक सॉफ्ट कॉर्नर फ़ौज के अंदर कुछ लोगों के अंदर खान साहब के हवाले से जो है वो पाया जाता है और ये इन्फॉर्मेशन फ़ौज के अंदर से खान साहब तक जो है वो पहुंचाई जा रही है। फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है। खान साहब की कॉल थी और जहाँ पर 13 अफराद को गोलियों का निशाना बनाया गया, वहीं से इस लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज़ हुआ है। खान साहब का लॉन्ग मार्च को दोबारा शुरू करने का एक मकसद ये भी था
چونکہ ایک پریشر تھا عمران خان کے اوپر کہ کسی طرح وہ واپس آ جائیں، آگے نہ بڑھیں، گولی کھا لی شاید وہ ڈر جائیں گے، لیکن خان صاحب ڈرے نہیں ہیں، وہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ آئندہ 15 سے 20 دن میں ملک بھر سے آنے والے قافلوں کو راولپنڈی میں جوائن کیا جائے گا، اور اس کے بعد خان صاحب اسلام آباد میں داخل ہوں گے، یعنی پھر خان صاحب کی انٹری ہوگی۔ اور اس کی ٹائمنگ اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے چونکہ اگلے 20 دن کے اندر جس مقصد کے لیے شہباز شریف صاحب لندن میں آئے ہوئے ہیں، جو فائنل گرین سگنل ہے وہ انہوں نے لینا ہے لندن سے نواز شریف صاحب سے، اور پھر ایک فائل جو وہ موو ہوگی، پھر یہ بھی نام دیکھیں گے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں جن ناموں پر غور کیا گیا یا فوج کی طرف سے کوئی نام آتے ہیں تو ہماری طرف سے کیا ریئیکشن ہوگا، یہ تیاری ہو رہی ہے۔ اسی دوران خان صاحب کا جو قافلہ ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہوگا۔ یاد رکھیے گا، ایک ہے امریکہ پرو امریکہ اسٹیبلشمنٹ اور ایک ہے پاکستان پرو اسٹیبلشمنٹ۔ اگر امریکہ پرو اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سر اٹھاتی ہے، یعنی ایک کنٹینیوٹی ہمیں نظر آئی آئندہ کے آرمی چیف کی شکل میں، تو شاید خان صاحب عام انتخابات جیت بھی جائیں تو پھر وہ ایک تسلسل ہوگا موجودہ پالیسیز کا۔ اور اگر دوسری صورت میں جو پرو پاکستان اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھیں، عام انتخابات کروائے جائیں اور اس ملک کے اندر جو سیاسی کشیدگی ہے اسے کم کیا جائے، تو شاید پھر حالات جو ہیں وہ مختلف ہوں گے۔ اسی لیے خان صاحب بار بار نومبر کا مہینہ جو ہے اس کو اینڈ تک لے کر چلے گئے ہیں۔ ایک تو حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے، دوسری طرف ان کا پلان بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ ہم نے آہستہ آہستہ اسلام آباد کی طرف بڑھنا ہے۔ مین وائل تقرری کا معاملہ بھی آ جائے گا، کیونکہ بات کس سے کی جائے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ جس دن سے آئی ایس پی آر کی اور آئی ایس آئی چیف کی پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے کھل کر بتا دیا کہ ہم عمران خان کی کسی پالیسی پر اور کسی بات پر یقین نہیں رکھتے، اور ایک آمنے سامنے آ گئے، جو پردہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اب عمران خان اب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگلا آرمی چیف کون آئے گا تاکہ اس سے جو ہے وہ بات آگے بڑھائی جا سکے۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں، نواز شریف صاحب کی لندن میں ملاقات ہوئی، ایک ویڈیو سامنے آئی، چھوٹا سا ایک کلپ ہے، اور صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ فیملی کے ساتھ ملنا تھا، بچوں سے ملاقات ہوگی، بھائی سے ملا، کھانا کھایا، اور یہ میرا لندن آنے کا بنیادی مقصد تھا۔ اچھا، اب اس ملاقات کے اندر کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو آرمی چیف کے حوالے سے بتا دیا، دوسری طرف لندن میں جو خبریں موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق مریم نواز نے مفاہمت کی سوچ سے دور انتشار پر مبنی مشورے دینے شروع کر دیے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ مریم کی دال نہیں گل رہی، اور مریم ایک فسادی سیاستدان کے روپ میں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ ان کو پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے انہیں کچھ نہیں لگتا اس سے، یہ صرف اور صرف اقتدار تک کیسے پہنچنا ہے اس کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ اب پلان یہ بنایا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف فوری سنگین نوعیت کا مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا جائے، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ عمران خان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج عرش شریف مرحوم شہید کی کچھ تصویریں پاکستان کے ایک ٹیلی ویژن چینل پر نشر کی گئی، اور ان تصویروں کے اندر دیکھا گیا کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ہاتھوں کے ناخن جو ہیں، انگلیوں کے ناخن اکھاڑ لیے گئے، کھینچے گئے، انگلیاں 2 ٹوٹی ہوئی تھی، جسم پر تشدد کے نشان تھے، پھر ایک باریک گولی کا جو ہے وہ نشان موجود ہے، جو اگر آپ کلوز رینج سے فائر کریں تو اس طرح کا نشان، زخم کا نشان جو ہے تب بنتا ہے۔ اب اس تصویر نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے۔ اگر ہم انسانوں کی بستی میں رہتے ہوتے تو شاید یہ سوالات وہاں پر ہم اٹھاتے اور اس کا جواب بھی تلاش کرتے، چونکہ ہم رہتے ہیں حیوانوں کی بستی میں، تو وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ جو کامران شاہی صاحب ہے نا، ان کا صحافتی قد کتنا ہے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، چونکہ میں نے پچھلے 3 سالوں میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز نوٹ کی ہے کہ یہاں پر کوئی اگر آپ غلط بات کرتے ہیں نا تو لوگ آپ کو فوری پکڑ لیتے ہیں، اور آپ کے سامنے دلائل کی جو ہے نا وہ ایک لمبی لائن لگا دیں گے، تو یہاں پر غلط بات نہیں ہو سکتی۔
कामरान शाहिद की जर्नलिज्म आपके सामने है। हमने तो उनको भाई साहब को देखा है कि वो किस किस्म की जर्नलिज्म करते हैं। इनको स्टोरीज जो है ना वो भेजी जाती हैं, फीड की जाती हैं, और जिस किसी ने भी इनका इंतखाब किया, इंतहाई मज़ायका खेज़ इंतखाब था, और इनके इंतखाब से इस स्टोरी के अंदर मज़ीद झोल पैदा हो गया। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। अब ये बॉडी कीनिया से जब भेजी गई तो बॉडी की जो असल कंडीशन थी, वहाँ पर आपने देखा था ना कि कुछ तस्वीरें खींची जा रही हैं, देखा जा रहा है, और वहाँ पर भी पोस्टमार्टम किया गया, उसमें ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। एकदम से जो पाकिस्तान में जब पोस्टमार्टम होता है तो तशद्दुद भी हुआ, उंगलियां भी टूटी हुई थी, नाखून भी निकाल लिए गए, 3 घंटे तक जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया। ये वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो अरशद शरीफ मरहूम की वालदा को अभी तक दी नहीं गई। वो बार बार कह रही थी, हाई कोर्ट में दरखास्त मौजूद है कि मेरे हवाले की जाए, नहीं दी गई। हवाले किसकी की गई? कामरान शाहिद के हवाले कर दी गई। ये इस मुल्क का निज़ाम आपके सामने है व्यूअर्स। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं जिस कर्ब से सब गुजर रहा हूँ और जिस तरह ये तस्वीरें हमने देखी, कोई भी इंसान ये तस्वीरें नहीं देख सकता, लेकिन एक शख्स जिसका नाम कामरान शाहिद है, उसने किसी के कहने के ऊपर, उसने सोर्स के कहने के ऊपर ये तस्वीरें दिखाई। अगर बतौर सहाफ़ी ये तस्वीरें मेरे पास मौजूद होती, इखलाक का तकाजा ये था, इखलाकियात का तकाजा ये था कि आप ये तस्वीरें मत दिखाएं, क्योंकि फैमिली देख रही होगी, पाकिस्तान की आवाम जो अरशद शरीफ की जर्नलिज्म की कायल थी वो देख रही होगी। एक दुख की लहर जो है इन तस्वीरों ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमें नज़र आ रही है। अब सवालात इसके साथ ये हैं कि बॉडी जब हवाले की गई कीनिया से, वहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और थी, यहाँ पर कुछ और है, और फिर किरदारों को एक शिकंजा जो है वो कुछ लोगों के गिर्द तंग किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये भी सवालात उठाए जाएंगे कि कौन से हालात थे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, एक टेलीविज़न चैनल के मालिक ने क्यों इन्हें बाहर भेजा। राना सनाउल्लाह का बयान कि अरशद शरीफ की ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं था पाकिस्तान में, ये सब चीज़ें क्यों की जा रही हैं। और फिर मरीम नवाज़ का शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात, और फिर इमरान खान की गिरफ्तारी का मुतालबा, ये क्यों हो रहा है? एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। और इस रिपोर्ट के और इन तस्वीरों के आने के बाद पाकिस्तान में बहुत सारे जितने भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं जो इससे मुंसलिक हैं, जहाँ से ये लीक हुई, एक बड़ी इंक्वायरी जो है वो होनी अब लाजमी हो गई है, क्योंकि इस बात का जवाब ज़रूर आना चाहिए कि किन किरदारों ने अरशद शरीफ की ये तस्वीरें जो है वो मीडिया को लीक की। और अब इन तस्वीरों के आने के बाद एक हाई लेवल की इंक्वायरी की ज़रूरत है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसकी इंक्वायरी करें, पाकिस्तान का कोई इदारा करे, GIT बनाएं, जो मर्ज़ी करें, लेकिन अरशद शरीफ मरहूम को इंसाफ मिलना चाहिए। वहाँ की पुलिस ने कहा कि हमारे से गलती हो गई और आइडेंटिफिकेशन का मामला था, हमने मार दिया। एकदम से तशद्दुद ज़दा जो तस्वीरें हैं वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। फिर इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि 2 अफराद जिनको गिरफ़्तार किया गया, उन्होंने कहा, और एक भाई जो उनके बड़े भाई थे उसमें से बयान भी सामने आया कि जब रोकने की कोशिश की गई तो फायरिंग होती है, वो भागते हैं, एक गोली अरशद शरीफ को लग गई, फिर मुझे फ़ोन किया कि, और मैंने कहा कि फ़लाँ जगह पहुंच जाओ, उतनी देर में अरशद शरीफ की जो है वो मौत वाक़या हो गई। तो ये स्टोरीज़ क्यों मैच नहीं कर रही, इसका भी जवाब आना चाहिए। और कोशिश ये की जा रही है कि कुछ लोगों को इसमें लपेटा जाए। खैर, अल्लाह तमाम लोगों को सब्र दे जिन्होंने ये तस्वीरें देखी। मेरे में तो हिम्मत नहीं हुई कि मैं तस्वीरें देखता या आपको मैं दिखाऊं, लेकिन ये अच्छा नहीं किया कामरान शाहिद ने। आप कमेंट सेक्शन में कामरान शाहिद के बारे में ज़रूर लिखें, और कामरान शाहिद की टाइमलाइन पर जाकर उससे ज़रूर सवाल करें कि उसने क्यों ये सब कुछ किया, और ऐसा कौन सा उसे मेडल मिल गया कि जनाब अंदर की खबर निकाल के वो ले आया और अंदर की तस्वीरें निकाल कर ले आया और एक चार्जशीट उसने कर दी। ये इंतहाई एक दुख का मकाम है, और मेरा ख्याल है कि इस पर ज़रूर जो है इनकी टाइमलाइन पर जाकर आप सवाल करें कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, और फिर उन जालिमों से भी पूछे जिन्होंने ये काम करवाया, और वो क्या साबित करना चाहते हैं कि यहाँ पर लाशों पे भी सियासत हो रही है। आज का हमारा शो था, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने